ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल? तो सेल की किसने डिस्कवरी की? सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को ओनियन पील में देखा। तो उन्होंने यहाँ दिखाया गया है कि हनीकम्ब स्ट्रक्चर देखा गया। सो हुक मेड थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपना एक रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। वो वैसा नहीं था जैसा हम लोग वहाँ देख रहे हैं ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह नहीं था। और उससे उन्होंने देखा कि कॉर्क सेल को, तो कॉर्क कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ये देखो, जो पेड़ की कभी आपने बार्क देखी है, वो कितनी हल्की होती है, आउटसाइड पोर्शन। ये देखो, इधर भी देते हैं तो कितना हल्का होता है। सो इसी का उन्होंने सेल देखा। और कभी आपने ये भी देखा है कि जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं उनमें डॉट होती है जो कि कॉर्क होती है, ऐसा। ये कॉर्क देखी है ना? देखा है मुझे, इस तरीके से होती है। तो वही चीज है स्पॉन्ज। समझ में आई बात की नहीं? तो इट इज द सेम जो हम इसमें करते हैं। ओके, नाउ इसकी उन्होंने सेल देखी और जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा लगा? ये यही चीज है जो आपके हाथ में बात। टेनिस की कॉर्क भी, यही चीज। तो ये दोनों सेम। हाँ, इसी को बस इस शेप में काट दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? अगर इसमें लाठी मारोगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैकेनिकल जल्द सह लेगी। ये समझ में आ गई बात की नहीं? तो कॉर्क सेल का डेड सेल होगी कि लाइव? इसमें क्योंकि हमेशा एक जैसी रहेगी, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये डेड सेल। और कॉर्क सेल को जब उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा तो उसका स्ट्रक्चर उनको कैसा लगा? तो उनको उसका स्ट्रक्चर ऐसा लगा कि हनीकम्ब जैसा लगा। ये मतलब अगर हम देखेंगे तो ये हनीकम्ब स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हमको कॉर्क सेल में देखा तो ऐसा पता चला। हनीकम्ब शहद का छत्ता होता है, तो बिल्कुल उस तरीके से। नाउ लेट अस सी दैट उनका कैसा माइक्रोस्कोप था जिससे उन्होंने देखा। लेट अस सी। ओके, तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का ये ऐसा माइक्रोस्कोप, Florida State University. This beautiful microscope was made for the अभी famous दिमाग British रखा हुआ scientist Robert Hooke जो in the उनका late खुद का बनाया 1600s है। and was one of the most So, elegant ये ऐसा microscopes built during the period. Hooke illustrated the microscope in his Micrographia, one of the और first इससे detailed देखा treatises on microscopy and Now. imaging. अब देखिए, और द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क सेल भी आप देख लो, जैसा अभी हमने आपको दिखाया। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क सेल, तो ये बिल्कुल हनीकम्ब जैसा दिख रहा है। क्या आपको वैसे ही लग रहा है क्या? तो क्योंकि इसमें अब न्यूक्लियस नहीं बचा है, सब सूख गया है। न्यूक्लियस खत्म हो गया, बस इसमें हवा रहेगी। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये उन्होंने देखा तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शहद का छत्ता हो। हनीकम्ब टाइप लग रहा है कि नहीं? तो ऐसा ही उन्होंने देखा आपके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। हनीकॉम्ब में वो होता है न्यूक्लियस। हनीकॉम्ब तो ये कोई सेल ही नहीं है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग का घर है वैसे मधुमक्खियों ने बनाया। हनीकॉम्ब में मिलियंस ऑफ सेल हैं। वो बोलो कि जो उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, क्या उनमें न्यूक्लियस है? तब तो बात बनेगी।
तो जो हनी कम है ना वो एक तरीके का वैक्स है। वो अगर आप इसको छुओगे देन यू विल फील दैट इट इज वेरी सॉफ्ट। ये देखो, और इसके अंदर हनी भरा हुआ रहेगा। आप इसको छू के देखो, ये देखो, और ये पूरा वैक्स है। अगर हम देखेंगे तो ये इसमें से ये वैक्स निकल के आता है। अगर इसको स्मेल करो तो इसमें हनी पीवीसी में, तो ये बी वैक्स है। इसमें क्या लिखा है, जो भी लिखा तो ये बी वैक्स है। ये कॉस्मेटिक्स के लिए और मेडिसिनल भी ये लोग इसे खाते हैं। समझ में आई बात? नहीं नहीं करना, बस बी वैक्स समझ में आया, दबाना वाना नहीं, बस ऐसे ही। तो आप समझ गए ना, हनी में बहुत सारे सेल होते हैं। ओके, अब आगे की बात करें तो सबसे पहली लाइन हम क्या, इधर दे दो ना, पहली लाइन क्या है कि फर्स्ट रॉबर्ट हुक हैज सीन, ठीक है, कॉर्क सेल बाय हिज सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड द स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब से उसका लेना देना नहीं है ज़्यादा, बस ऐसा स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर ऐसा है बताओ? कॉर्क सेल का। जो एक कॉर्क है ना, इसका स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्कोप से तो ऐसा दिखेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ गई कनिष्का बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे दिखेगा? बस हनीकॉम्ब शेप में स्ट्रक्चर दिखाने के लिए वो दिखाया। ओके, नाउ सो इस लाइन को देखो, इसमें बहुत एमसीक्यू है। सो रॉबर्ट हुक, देखो रॉबर्ट हुक इन 1665, करीब 400 साल पहले, हैज सीन कॉर्क सेल अंडर his self-made माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप बिल्कुल प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, वैसा नहीं था। उसमें एक ही लेंस है, समझो ऐसे था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। समझ में आ गई बात? तो उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से ऐसा देखा, ठीक है। एंड ही फाउंड द स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा पाया? एंड ही फाउंड द स्ट्रक्चर वाज हनीकॉम्ब। एक माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसा है, देखते हैं सामने मिल जाएगा। तो रॉबर्ट हुक का वैसा नहीं, उसने तो अपना एक ही बनाया होगा, ठीक है। चलो अगली क्लास में दिखाने हैं। कल दिखा, ठीक है। सो हिफ सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। अच्छा, एंड इट्स स्ट्रक्चर वाज लाइक हनीकॉम्ब। तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखा उसके अंदर वो हेक्सागोनल था, ऐसे। हनीकॉम्ब ऐसा ही तो होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने पाया। ये कॉर्क सेल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर ये बताओ कि सबसे पहले किस, ये तो डेड सेल है ना, इनमें न्यूक्लियस होगा क्या? इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा। फिर सबसे पहले इसकी जो न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन हैज टेकन ओनियन पील। ओनियन को अगर तुम बीच से तोड़ो तो छिलका निकलेगा, थोड़ा सा एक प्याज का टुकड़ा वैसे। फिर उसको उन्होंने सफरानिन में कलर किया,
एक रेड कलर का सॉल्यूशन होता है सेफ्रानिन, तो सेफ्रानिन में उन्होंने उसको कलर कर लिया, ऐसा समझ में आया। तो और फिर सेफ्रानिन सॉल्यूशन में जब उसको उन्होंने कलर किया रेड कलर का, तो वो बिल्कुल रेड हो गया उसका न्यूक्लियस। और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा, तो किस देखा उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा और किस ईयर में देखा बताओ। सो रॉबर्ट ब्राउन, अब इसमें देखो 1831, अगले पेज में देखो वहां लिखा है वो अलग से जो येलो कलर का इंडेक्स है। सो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है, हैज सीन ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप में उन्होंने ओनियन पील को देखा एंड फाउंड दैट द डेंस, उन्होंने ये देखा कि उसमें न्यूक्लियस दिखाई पड़ा उनको। देखो ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये आपकी बुक में फिगर बना है, इसमें आप देख लें कि इसकी इमेजेस मिल रही, इसमें जब इन्होंने कलर कर दिया तो कलर करने के बाद ये आपकी बुक का फिगर ऐसा कुछ बना है, तो उससे पता चल रहा है कि हर एक के अंदर क्या क्या चीजें, क्या न्यूक्लियस दिख रहा है। पहले पेज में देखो, तो ये चीज उन्होंने देखी, तो अंडर माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट, सेल का मतलब क्या होता है, पहले तो सेल की बात करो, तो फंडामेंटल का यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल का मतलब होता है कि एक कन्फाइंड स्पेस, कहते हैं इस चोर को सेल में भेजो, यानी कोठरी में भेजो। सेल का मतलब होता है कोठरी, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जैसे कहते हैं उसको सेल में रखा गया, तो क्या ये सब सेल्स ही नहीं है, कन्फाइंड स्पेस, तो हर एक को एक सेल में रहना होता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप, ही फाउंड डेंस स्पॉट, कैसा स्पॉट पाया, डेंस स्पॉट इन इट, और उसे उन्होंने क्या कह दिया, ही टर्म्ड इट एज न्यूक्लियर। अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन, ही टर्म्ड इट एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं, आप अपने हाथ से ऐसे ऐसे बना ले या वही चीज बना ले जो ऊपर बनाया था, बस ये ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ही है ओनियन पिल, जो चीज़ मुड़ जाती है उसमें कुछ खास वो नहीं है, थोड़ा बहुत आप हेक्सागोनल से हट भी सकते हो, जरूरी नहीं कि ठीक ठीक हेक्सागोनल हो। ये ओनियन पिल हो गई, क्योंकि मुड़ जा रही ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ओनियन पिल ताज़ी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ की होगी उन्होंने ना। देखो ये ऑनियन पील वाला स्कूल में किया है, ये तो ये करवाया जाता है ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। देखो एक मिनट का है, इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले कैसे किया जाए। नाउ ये ऐसा है, ये अंडर माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, ये देखो ये है, ये एक्चुअल अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये देखो पहले ओनियन लिया, ये कौन सा सोल्यूशन है, सैफरन। अब एक में पानी लिया है पेट्री डिश में, देखो एक में पानी है, एक में ग्लिसरीन लिया होगा। अब सब चीज़ देखें, इसमें आवाज़ ही नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कैसे ट्वीज़र से निकाला, निकाल लिया यही चीज़, तो एक हल्का सा छिलका निकाले, फिर से कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसे पकड़ोगे निकल जाएगा, है ना। अभी और फिर क्या करो, इसको कलर में डालो, फिर धो लो। तो पहले इसको क्या किया कि ठीक है, कलर में इसको वॉश कर दिया, फिर से इसको वॉश करेंगे, जिससे और सब जगह से कलर हट जाए, सिर्फ न्यूक्लियस में ही रह जाए। अब नहीं तो सब लाल ही लाल दिखेगा, तुमको न्यूक्लियस क्या दिखेगा। न्यूक्लियस को स्टेन हो जाने दो, कलर हो जाने दो, और फिर देखो अलग से किया कि नहीं, पानी धुल गया तभी तो क्लियर दिखेगा। और फिर उसके बाद क्या किया, उसको क्या स्लाइड में रख दिया, वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है जिसमें देखते हैं, और फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप ग्लिसरीन डाल दिया कि थोड़ा फैल जाए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक छोटी सी और ग्लास रख दी, ठीक है। और देखो ग्लास से कवर कर दिया ना, एक और ग्लास, छोटा सा ग्लास है,
अब ये क्या हो गया, अब ये टेस्ट स्लाइड हो गई, इसके किनारे से इन्होंने जो भी ग्लिसरीन है ऐसा हटा दिया। अब इस टेस्ट स्लाइड को किस में रखेंगे, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में टेस्ट स्लाइड नीचे नहीं दिखाई थी, एक टेस्ट स्लाइड रखी रहती, तो ऐसे ही इन्होंने टेस्ट स्लाइड रखी और फिर इसमें देख, इसमें अमीबा की टेस्ट स्लाइड है, लेकिन ऐसे हम ओनियन पिन की भी बना सकते हैं, इसी की भी बना सकते हैं। तो ये जैसी टेस्ट स्लाइड बनाई गई है अमीबा की बनाई गई है, इसमें हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें दिखा गई। ना अगली बात देखो कि रॉबर्ट ब्राउन देख लिया, रॉबर्ट हुक देख लिया, अभी सब पूछेंगे कि किस किस ईयर में है। आगे देखो एक और चीज है 1674 में क्या हुआ, Anton von Leeuwenhoek discovered free living cells. तो ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया। तो अपने आप चल गए। चलो, तो इसके बाद क्या हुआ, ये है 1665, एक है इन 1674 ल्यूवेनहॉक, अगले पेज पे लिखा है ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा, ठीक है, विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उसने गंदे पानी को देखा। हमने आपको कल बॉटल में अमीबा दिखाया था, यूग्लिना दिखाया था, वो गंदा पानी है, उसमें भी देखोगे तो फ्री लिविंग क्या वो प्रोटोजोआ होंगे, एक सेल जो चलता फिरता हो अमीबा टाइप, तो देखो ये तो चल फिर रहा है, ये तो जिंदा है। तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल देख लिए, एक एक सेल की। ये हम लोग मेटाजुआ हैं, बहुत सारे सेल हैं, और लेकिन जो अमीबा है वो एक सेल है ना। अमीबा को हमने कल आपको दिखाया था कि पैरामीशियम को खा रहा है, तो वो वही चीज है विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। सीन फ्री लिविंग सेल, अगर वो फ्री लिविंग सेल देखेंगे उसी पानी में उनको कभी अमीबा दिखेगा, कभी यूग्लिना दिखेगा, कभी पैरामीशियम दिखेगा, कभी क्लेमाइडो, ये सब उसी गंदे पानी में, और सब एक एक सेल के प्राणी हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो सीन फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल देखा। अब आगे देखो, तो ये 1665, 1664, 1831, नेक्स्ट क्या है, तो 1839 में क्या हुआ, 1839 में जो पतंगे हैं इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि ये जो सेल होता है, तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बोलो। अच्छा, जैसे कुछ सेल मोड़ने पे टूट जाए, जैसे लौकी, खीरा, देखा है, टक, जिसमें टक की आवाज आ जाए, उसमें सेल वॉल भी है। क्या है, सेल वॉल। और जिसमें टक की आवाज ना आए, मोड़ने पे टूट रहा है क्या, हमारा तो नहीं टूटा, आप भी देख लो अपना हाथ, बिल्कुल नहीं टूट रहा है, कितना भी मोड़ दिया। तो हम लोगों की बॉडी में सेल वॉल है नहीं, लेकिन जो प्लांट्स होंगे तो उनमें क्या होगा बोलो, तो जो प्लांट्स होंगे, ये जैसे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में ये उसकी सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर क्या है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन, समझ आया। सेल वॉल टूट जाए, सेल वॉल टूट जाएगी जब खीरा तोड़ेंगे, लौकी तोड़ेंगे, ककड़ी तोड़ेंगे, तो ये सब टूट जाएगी। तो आप समझ गए ना सेल वॉल क्या है, इसके अंदर की चीज अभी हम देखें। लेकिन जो चीज हमने आपको दिखाई, अगर हम एनिमल सेल देखें तो एनिमल सेल में ऐसा करके कोई सेल वॉल नहीं। एनिमल सेल में आपको कहीं सेल वॉल दिख रही है क्या, ऐसा हम कुछ निकाल सकते हैं, सिर्फ ये सेल ही सेल तो है, असल में थोड़े बहुत छेद है जिससे पानी का आना जाना है, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है उनका ना आना जाना हो सके आइंस का, तो ये एनिमल सेल है। और ये कौन सी सेल है बोलो, प्लांट सेल। दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। तो हमने यहाँ ये देखा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। हमारी बात अभी भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ये सेल है। अब क्या आपको इसी सेल के अंदर और सारी चीजें दिख रही, कुछ ना कुछ तैरता हुआ भाई, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वैसे इनमें ऑर्गेनल्स होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइजोसोम होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बहुत सारी गॉल्जी बॉडीज हो जाएगी, ऐसे न जाने कितनी चीजें होंगी, 10-11 तो होंगे ही तरीके के। तो ये सब किसी न किसी में तो तैरेंगे। और इन सबको क्या कहते हैं बोलो, इन सबको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होता है ना, तो वैसे इनमें उससे छोटे से हैं तो इनको ऑर्गेनेलीज बोलेंगे, ऑर्गन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेलीज। ये जिसमें तैरेंगे ये तो न्यूक्लियस है,
इसे क्या कहेंगे बोलो, जिसमें फ्लोट कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा ना ऐसे थ्रेड लाइक डीएनए होंगे, ये क्या है? तो ये किस में तैरेगा? सही, ये सही बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म। बहुत अच्छा, कनिष्का की जानकारी मुझे बहुत पसंद आती है। अब इन दोनों को मिला दिया तो प्रोटो। साइटोस का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। साइटो का मतलब न्यूक्लियस। साइटोस इसका मतलब है न्यूक्लियस। और बोलो कैरियन का क्या मतलब है? साइटोस का मतलब सेल और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। बात समझ आई? कुछ ऐसे सेल है उनमें न्यूक्लियस ठीक से बना ही ना हो। बिल्कुल सही, प्रोकैरियोटिक। इसे क्या कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया, ये अमीबा से भी, अमीबा का भी बाबा दादा अभी इसमें ठीक तरीके से, क्योंकि अमीबा में तो सब बन गया न्यूक्लियस, तो इसका वेल डिफाइंड नहीं, इसमें अभी डीएनए तैर रहा, न्यूक्लियस में नहीं, ऐसे फ्लोट कर रहा हो। ये तो प्लास्टिक है, अगर लिक्विड होता तो ये तैर रहा होता, अभी दिखाएंगे तैरता वो वीडियो। समझ आई बात की नहीं? तो क्या इसमें न्यूक्लियस बना है कि नहीं बन पाया? ये न्यूक्लियोइड है। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। तो ऐसा है जब जो कैरियन से पहले हो, न्यूक्लियस बनने से पहले के जो जीव हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जो न्यूक्लियस बनने के बाद के हैं, यू का मतलब आफ्टर और प्रो का मतलब बिफोर। तो जो पहले वाले हैं न्यूक्लियस बनने के पहले, वो प्रोकैरियोटिक। क्या आप मुझे एक प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल दे सकते हैं? बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, यही होती है कि गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। कैसे चंदन इतना तेज बने? उन्होंने सीख लिया कि इसके अंदर न्यूक्लियस बना ही नहीं है, तो बैक्टीरिया किसका एग्जांपल हुआ? प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के 4 एग्जांपल बताओ सुहाना। और हम सब भी एनिमल, कुत्ता, जानवर, सब किसी का हम सब मल्टी सेलुलर भी हो गए। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी, वरना क्लेमाइडोमोनास, यूक्लिना ये सब। प्रोकैरियोटिक इसमें क्या खास बात है? सर उसके अंदर का जो वो सेल है वो, ये तो सेल यही है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में डिफाइंड नहीं है। अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो सिर्फ तैर रहा है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं। मतलब जी उसी में खुला छोड़ दिया, साइटोप्लाज्म नहीं तैरो, उसको तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं दिया। तो काइनेस उसको मिलना चाहिए कि नहीं? अंदर किसमें तैरना चाहिए उसको? बेचारे को न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे साइटोप्लाज्म तैरना पड़ा है ना, बुरी बात। तो फिर बोलो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल। बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक का एक साइटोस किसको कहते हैं? बोलो। सेल। साइटोस सेल को कहते हैं। कैरियन किसको कहते हैं? बोलो। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? मीना भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कौन तैरता है? बहुत अच्छा। न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन तैरता है? मयंक। वो दैट इज डीएनए। आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते हैं, तो ये डीएनए है, ये कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर। ये बहुत लंबा है, जैसे मयंक ने हम सबको बताया ये इतना लंबा है कि अगर एक आदमी का डीएनए खोल दो तो धरती के 6000 चक्कर लगा दे। सर वो तो क्रोमैटिन के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन और क्रोमाटिड अभी हम बताने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अगले पेज पे भी इन्हें क्रोमैटिन, क्रोमाटिड, क्रोमोस्फियर और क्रोमोसोम सबकी जानकारी। सो लेट अस कम टू इट। लेकिन डीएनए समझ में आया ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर उस पूरे स्ट्रक्चर के जंबल को क्रोमाटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमाटिन थ्रेड। बात समझ में आ गई? तो बोलो न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन तैरेगा? तो वही जो वही क्या? बोलो। साइटोप्लाज्म में क्या तैरेगा? ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या कहेंगे? बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है? बहुत अच्छा। अब देखो इतनी बात समझ आ गई। पुरकिंजे ने क्या किया? हमें क्या मालूम, आप बताइए। पुरकिंजे उसने वो माइक्रोस्कोप बनाए हैं। हमें पता है कैसे जानकारी। लीवेनहार्ट ने क्या किया? सर एक लिविंग सेल को देखा था इसमें
अपने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। बहुत अच्छा। और बोलो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? सर न्यूक्लियस टर्म किया। किया ना, न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं 39 में पुरकिंजे ने क्या किया। सो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर कर, ये सब चीजें किसी न किसी में तैरती हैं। पुरकिंजे डिस्कवर्ड, ठीक है। सो पुरकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। अब आगे देखो, इसके अलावा द सेल थ्योरी, स्लेडिन और शेवान ने क्या किया? सेल थ्योरी दी। तो स्लेडिन एंड शेवान, स्वीडन एंड शेवान। सो ये 1838 में कुछ बताया और इन्होंने 1839 में कुछ बताया। क्या बताया? हैज गिवन दैट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। इन्होंने बताया दैट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे अंदर मतलब सबसे जो बेसिक चीज है, जैसे इस कमरे की बेसिक यूनिट क्या है? अगर घर बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? ईंट, वो बेसिक यूनिट है। ईंट के बिना घर नहीं बनेगा। तो उसी तरीके फिर ईंट में चाहे मिट्टी लगा लो, सीमेंट लगा दो, लेकिन ईंट तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। और इस बात को क्या कहा गया? सेल थ्योरी। और ये फिर किसने बताया कि न्यू सेल प्रीवियस सेल से ही बनती हैं? वर्चा ने बताया कि उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स पहले जिंदा चीजों से ही जिंदा चीज बनेगी। सो न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम प्रीवियस लिविंग सेल्स। ये वर्चा ने बताया, जैसा कि अमन ने कहा। सो इसको 1855 लग गए टाइम। सो दैट इज 1855 एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी। क्या एक्सटेंशन किया? एक्सटेंडेड द सेल थ्योरी। सो अब ये देखो, यहां पर ऑल सेल्स क्या एक्सटेंशन किया? ऑल न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स। एग्जिस्टिंग सेल्स, नई सेल पुरानी सेल से बनती है। जैसे हम लोग एक सेल में अमीबा का डिवीजन देखते हैं ना, एक सेल से दूसरा टूट जाता है, तो इससे पता चलता है कि सेल टूट के दो सेल बनाते हैं। ये उनका रिप्रोडक्शन है। और फिर इसके बाद क्या आया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जो ये है, ये 1200 गुना देखता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 50 लाख गुना देखता है। So now let us see इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई? In 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was discovered। तो उसके बाद से फिर सब चीजें किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सब अपने अपने आप ये जान गए कि क्या होता है नोबेल पुरस्कार। तो एक हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लिया, और एक हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर में कोई चीज देखी जाए तो क्या होगा। क्या? प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इस तरीके से दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और जो तुम्हारे बाल में जू लेंगी उसका सर है, इतना बड़ा।
50 लाख गुना बड़ा कर देता है। नेपाल के जू का हेड का वो स्टिंग है और ये इलेक्ट्रॉन। फिर तो उसके बाद सब कुछ देखो और लिखते जाओ, समझ में आया ना कितना बड़ा लिखा। तो पूरी जू कितनी बड़ी होगी लेकिन इस पेज पे इट मैग्नीफाइज 50 लाख टाइम्स। ये तो 1000 गुना कर रहा है बस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना जाता है? ये लाइट से लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कंफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम भेजी जाती है वो काम है, और ये लाइट से चलता है वो इलेक्ट्रॉन। समझ आया? अब देखो नाउ हमारे पास कुछ चीजें हैं। 1665 है और 1674 है, 1831 है, देन 1839 है, 1839 और 1838 और 39 है, फिर 1855। इसमें किस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको और उसने क्या किया। और ये सब एमसीक्यू हैं, इस पे एक एमसीक्यू आएगा। इतना पढ़ने के बाद आप एक एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड डिस्कवर्ड व्हाट। इस टेबल को आप पूरा करें। अच्छा यहां कुछ नहीं होगा, यहाँ नेम ऑफ साइंटिस्ट भी नहीं होगा। ये लास्ट वाले में आपको सिर्फ क्या लिखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया गया है। ये धीरे धीरे कई लोगों के प्रयास से डिस्कवर हुआ है। हाँ 1940 में हुआ, ये अभी कुछ 1940। चलो कितना करो। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। डिस्कवरी क्या की तो पहले वाले में क्या लिखो, बोलो क्या डिस्कवर किया, बोलो। इन्होंने देखा यहाँ पर दैट इज स्कॉर्प सेल। स्कॉर्प सेल को इन्होंने डिस्कवर किया क्योंकि वो सेल से है कि नहीं। और ये क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ क्या लिखोगे, ये क्या है, नहीं ये तो न्यूक्लियस। ये क्या है, इन्होंने सीन द फ्री लिविंग बॉडीज इन पाउंड वाटर। अच्छा ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है, सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी हो गई। देखो 39 में क्या हुआ, परकिंजे डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हुआ, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या क्या बताया इन्होंने, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्रीवियस सेल्स। और ये लिखा मैं सर अगर 38 और जो 39 है सिर्फ लिख दो। लिख दें। हाँ हाँ पेज बंद करो। ये देखिए
ये मतलब प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टाइप है, इसमें सिग्नल वाला, समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड रख दो और उसको देख सकते हो, है ना? एक लेंस, जैसे हमने नहीं बताया आपको कि शुरू में जो रॉबर्ट हुक ने देखा, तो ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। दिव्या और रमन आपका ट्रायल पूरा हो जाएगा आज, तो फील्ड के लिए मैंने भेज दिया, ठीक है? दुआ कर लीजिएगा। बोलिए। So, human body is made up of various types of cells. जैसे कि हमारी बॉडी में ये जितनी मसल्स हैं, मसल्स में इस तरीके की सेल होगी, ये मसल्स। तो कभी जैसे चिकन की बोटी खाई है आपने, तो उसमें मसल्स निकलती हैं, तो वो एक साथ हमारी बॉडी में भी है। अगर उसको तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे ट्वीजर से नहीं निकलेगी, तो इसको क्या कहेंगे? मसल्स। ये बोथ एंड इसका टैपर्ड है, सो दिस इज muscle cells. Okay, these are long and slender at both ends. दोनों एंडों में क्या है बताइए? स्लेंडर भी बोल सकते हो या नुकीले। स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब कभी तुमने तकड़ी देखी जिसपे धागा रहता है, ऐसे धागा नहीं रहता, तो स्पिंडल होगी कि नहीं? नुकीली। तो ऐसा ही इसको है स्पिंडल। नाउ मसल सेल्स, According to Wikipedia, a muscle cell is also known as a myocyte when referring to either a cardiac muscle cell or a smooth muscle cell, as these are both small cells. ये देखो, आप देख रहे हैं इसमें कि
अगर अलग अलग मसल सेल्स देखी जाएं तो वो कैसी दिखेंगी, समझ में आई कि नहीं? सो मल्टी न्यूक्लियस कई तरीके की होती है, 3 तरीके की, तो हमने एक तरीके की दिखाई। बट आप ये इसमें देख लो एक टाइप की, जो सबसे नीचे वाली इसकी हम बात करें, समझ में आ गई? और नेक्स्ट क्या है, ये है ब्लड सेल्स। ब्लड में ये ब्लड सेल्स हैं। ब्लड में कई तरीके की सेल्स हैं। ये रेड ब्लड सेल्स है। ये कैसी है? रेड ब्लड सेल्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। क्या आपको इसमें पता चल रहा है रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल में डिफरेंस कर पा रहे हैं? क्या इसमें अगर मैं खोलूं WBC है, व्हाइट है, थोड़ी पुरानी होगी वरना थोड़ी सी हल्की है, लेकिन रखे रखे इंडियन प्लास्टिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है WBC। तो ये और बाकी इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो इसको आप बढ़ा दीजिए, ये WBC। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, ये खाली दिख रही है। क्या इसके अंदर तुम्हें रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं? वो हीमोग्लोबिन है, समझ में आ गई बात? तो ये रेड ब्लड सेल है। ये क्या, इसकी लाइफ कितनी होती होगी? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, 3 महीने बाद सारी सेल, ये सेल डेड होती जाती है 3 महीने। रोज नई सेल, मिलियंस ऑफ सेल बनती है हमारी बॉडी में और मरती चली जाती है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होती। तो इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स है। इसमें आप खोल के देखोगे तो इसमें कई न्यूक्लियस है। हमारी बॉडी में रोज रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। मिलियंस ऑफ बोन मैरो में यहाँ बनती है। अब देखो हम लोग देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स एल्पेनलिबल किसी ने खाई है? तो ये एल्पेनलिबल के शेप की होती है, या बाकी शेप तो दिख ही रहा है। नाउ अब देखिए ब्लड सेल्स। सो वी विल सी हियर हाउ इट लुक्स। ये देखो कैसे चल रही है। Blood. 10 pints of life force coursing WBC through दिख रहा है thousands इसमें? of miles of arteries, veins, and capillaries. ये देखो, फिर से देखो 10 pints of life force WBC coursing है, through thousands of फिर miles. से देखो, व्हाइट कलर का हाँ ये देखो, ये अब रोकिए, अब देखो क्या इसमें प्लेटलेट्स भी दिख रहे हैं? मतलब प्लेटलेट्स का मतलब है इरेगुलर टेढ़े मेढ़े। एक होता है बड़ी सुंदर सी, और एक होता है कि ये WBC भी आपने देखी, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट भी दिख रहे हैं क्या? और एक ऐसी होती है प्लेटलेट्स। ये किस काम में आती होगी? हमारे अंदर कट हो जाए तो ये वहाँ ब्लॉक कर देगी, नहीं तो सारा ब्लड वहीं से बह जाए। तो ये क्या बताओ? प्लेटलेट्स। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल और ये रेड ब्लड सेल। तो ये सब तीनों किसके कंपोनेंट है बताओ? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में ये सब, और जिसमें ये फ्लो करेंगे उसको प्लाज्मा कहते हैं। खुद भी तो किसी पानी में रिवर टाइप में फ्लो नहीं कर रहे। और ये देखो ये सुरंग टाइप है, ये ब्लड कैपिलरी है। तो दैट इज ब्लड सेल्स। अब अगला देखो, ब्लड सेल के से कौन से 3 कंपोनेंट है? white blood cells, red blood cells and platelets. प्लेटलेट्स क्या काम करती है? सर बोलो। सुनती ही नहीं है तभी तो कम नंबर आते हैं, लिसनर ही नहीं हो। हाँ बोलो। ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे पनीर जम जाता है ना नींबू पड़ने से, या तो क्लॉटिंग बोल दो या कोएगुलेशन। व्हाइट ब्लड सेल्स किस काम में आती है? White blood cells अपनी बॉडी में germs, bacteria, वो फिल करने के काम में आती है। रेड ब्लड सेल किस काम में आती है? hemoglobin, बहुत अच्छा। यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ये एक जगह से लंग्स से ले जाके सब सेल तक पहुंचाएंगी, वहां पर ग्लूकोज को उड़ा देगा, ग्लूकोज को। ठीक है। मसल सेल्स हमें क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल वर्क। मसल समझो जिसके अंदर हड्डी काम कर लेगा। मसल्स के मसल पावर से ही तो कितना कितना वेट उठा लेते हैं। अगला देखो, दैट इज ये न्यूरॉन। तो न्यूरॉन देखो हमारे ब्रेन में एक सेल है। ब्रेन हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। जैसे तुम खाना यहाँ ले जाते हो, यहाँ से न्यूरॉन है,
हाथ तक पूरा न्यूरॉन है, अब यहाँ तक पूरा ब्रेन से, तो तभी मुंह खुलेगा जब खाना जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे नहीं खुल जाएगा। और अंधेरे में भी खाओगे तो हमें तो कभी नहीं लगा कि नाक पे खाना लग गया हो, मुंह में ही जाएगा। अंधेरे में भी खाओगे तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? कभी ऐसा हुआ है कि एक पैर तुम्हारा उठाओ पीछे से दूसरा भी उठ गया? ऐसा नहीं हुआ ना। तो हमारी बॉडी में एक रखोगे तभी दूसरा उठेगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? हमारा एक हाथ आगे तो एक पीछे, ये बैलेंसिंग के लिए जरूरी है। तो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये अगर देखना है तो किसी अच्छे डांसर का देखो, किसी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन का देखो कि कितना बेहतर कंट्रोल है, उसी पे तुमको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये देखो इनका कटा प्लेटलेट्स ने जमा किया, इन्होंने जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। तो तीसरी चीज है न्यूरॉन्स। अब हम देखेंगे हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। सो अब वो देखना है न्यूरॉन ब्रेन में होता है, ब्रेन में, पूरी बॉडी में, क्योंकि किसी भी चीज को टच करो तो वो सेंस करते हैं, न्यूरॉन ही सेंस करते हैं। देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो लेट अस सी हाउ द न्यूरॉन्स लुक लाइक। ये देखो system, which in turn is processed and sent to the other parts of the ये हमारे body. ब्रेन In the न्यूरॉन्स anatomy, neuron, ये देखो different parts of the body, and ब्रेन also से help निकलते हैं, coordinate पूरी बॉडी में voluntary फैलते हैं। and कहीं involuntary पे भी actions of हीट the पे body. हाथ टच हो जाए, At the cellular Heat है, level, the ये nervous neuron का system काम। consists of a special type of cell ये देखो। called a neuron, also known और ये इस तरीके का Neurons स्ट्रक्चर have है। क्या यही special बना है आपके structures that allow में? them to इनका send जाल है signals पूरा। rapidly and precisely ये देखो। to other cells by providing a common pathway for the passage of these और इनमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती रहती है। Neurons are बहुत responsive थोड़ी to सी। nature, तो by which उससे we क्या होता है? imply ये that the देखो। neurons respond to तो respond feelings करते हैं and कि नहीं? communicate the presence of that feeling to the central और वो nervous उसको and इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू peripheral फैलाता है। ganglion, which is a अब हम nerve देखेंगे bodies. कि Neurons can be categorized into three types: न्यूरॉन का अच्छा sensory स्ट्रक्चर, neurons, motor neurons, and ये देखो ये inter- सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। She immediately pulls back her hand. ये Why does she do ये nervous tissue? न्यूरॉन्स देख रहे हैं आप कैसे Objective इलेक्ट्रिसिटी चल रही to है। learn about the nervous tissue Actually- and its functions. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट If a person unknowingly touches चलो and, तो हम इस चीज को transmit it to The other is न्यूरॉन। न्यूरॉन का फिगर बनाओ। तो ये न्यूरॉन सबसे लंबा न्यूरॉन हमारी बॉडी में कहाँ से कहाँ तक है? हाथ से लेकर ये ठीक बता रहा है कि ब्रेन से लेके पैर के यहाँ तक इसको साइटिका की नर्व कहते हैं उसको साइटिका हो गया। कुछ लोग अनपढ़ हैं वो ये बोलते हैं साइटिका, जबकि साइटिका न्यूरॉन का नाम है। उनको कहना चाहिए था साइटिका ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए पैरालिसिस हो गया। तो कुछ लोग जो गांव के लोग हैं ना बोलते हैं साइटिका हो गया, जबकि साइटिका किसका नाम है? उस नर्व का नाम है। तो ये नर्व है। अब ये देखो ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पर ये रिसीव करता है मैसेज को, यहाँ तक पहुँचाता है। ये ब्रेन में हो सकती है नर्व एंडिंग। और ये इसके ऊपर ये बहुत लंबा होगा तो इसको कवर चाहिए कि नहीं? नहीं तो ये टूट नहीं जाएगा हमारे मूवमेंट से। और पूरी जो बॉडी के न्यूरॉन्स होंगे वो बंडल होते हैं, और बंडल होकर के वो क्या होते हैं? स्पाइन के होके जाते हैं। ये देख लो स्पाइन के बीच में छेद है, तो ये चारों तरफ से समझ रहे, और यहाँ से न्यूरॉन घुसते हैं ये और यहाँ से चल के ब्रेन में जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग श्रेया टाइप झुक के बैठते हैं, अब फिर कहते हैं हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा। अरे जो तुम अपनी नर्व्स को टेढ़ा करके बैठोगे सारे तार को, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाओगे। उतनी देर में अगला आंसर दे देगा कि ल्यू एनाक ने क्या किया। तुमको सन ढूंढते रहोगे, तुम्हारे नर्व सब टेढ़े हैं, बेचारे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। जिनसे तुम्हें काम लेना है, संवेदनशीलता करनी है। जिसका नर्व सही है, जिसका स्पान सही है, वो 60 साल में भी जवान है, और वरना 16 साल में भी बुरा। तो असली राज छिपा है स्पाइन में। तो जिसकी स्पाइन सही, जिसका पोस्चर सही है, वो रिस्पॉन्स सही करेगा। और रिस्पॉन्स 2 सेकंड बाद करो तो क्लास हंसने लगती है। होता है कि नहीं? समाज उसको स्वीकार नहीं करता। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? ये नर्व है।
नर्व सेल या फिर इसको क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन। इसके बारे में आगे डिटेल में है आपके क्लास में। ये ओवम है, तो ये ओवम क्या होता है, फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो उसमें हर महीने एक ओवम जनरेट हो, और उसके पास में अगर एक स्पर्म होगा ना, इतना पतला होगा। स्पर्म भी एक सेल है, और ह्यूमन बॉडी का एक बड़ा सेल अगर आप देखें तो ओवम है, तो वो मैं ओवम भी दिखा देता हूं। ये देखो, हाउ वी आर बॉर्न, ये देखो। सो तो Is placing the egg at about ये ओवम है, ये रिलीज हो रहा है फीमेल बॉडी से, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये ओवरी है। अच्छा, इसी से एक ओवम निकलेगा, यहाँ जाएगा, ये कितना बड़ा है, और ये आपने देखा कैसे सीढ़ियाँ जैसे हैं, गद्दे में चल रहा है। तो ये स्पर्म है। अभी देखना इसके सामने में ओवम कितना है, ये मिलियंस एंड मिलियंस है, लेकिन एक इसमें से पहुंचेगा, बाकी सब मर जाएंगे रास्ते में। ये देखो, a tough journey that few sperm survive. This process may be nature's way of allowing only the healthiest तो बाकी तो फर्स्ट के मर रहे हैं। to fertilize the egg. अब जरा देखो, Molt ये फैलोपियन ट्यूब में ये ओवम है। pushes the egg towards the uterus. Cilia push अब the इसके sperm. इससे कंपेयर करना, कितना बड़ा है बताओ। The sperm पूरा तुम देख भी नहीं पा रहे, the देख रहे हो? space of the correct अब देखो कितना छोटा है, अब देख रहे हो? समझ में आ गया? सो अगर दो एक साथ चले गए अंदर, एक के जाने के बाद सीमेंट लग जाता है, अब गलती से दो एक साथ चले गए तो जुड़वा बच्चे। अब देखो, दिस इज ओवम, ये क्या है, ओवम, और ये क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म ऐसे ही छोटा सा बस बना देना, समझ में आएगा। एंड ओवम इसमें बना हुआ है, तो ऐसे है, दैट इज ओवरी। तो इसमें ओवरी है, तो यहां से ये पूरा ट्रैक दिखाया गया है कि कैसे ओवम निकला और कैसे इसमें से फैलोपियन ट्यूब में गया और यहाँ पर स्पर्म मिले। ओविडक्ट, है ओविडक्ट, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपने देखा कि पहले से पता, 78 में पढ़ा बहुत अच्छा। तो यही है, ये फैलोपियन ट्यूब में यहीं पर फिर स्पर्म और ये मिल जाएंगे, और वहीं पर हम हियर वी आर बॉर्न, हम अपने माँ के पेट में यहीं पैदा हुए। जब फर्स्ट साल बन गया वही फर्स्ट साल थे, हमने क्लेम कर दिया कि हमें हमारा नाम रखो, लेकिन माँ ने 9 महीने बाद रखा, तो वहीं रख देती है कि नहीं। सो दिस इज दिस एंड द स्पर्म कैसा दिखेगा, होगा बहुत छोटा, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा दिखेगा। स्पर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, हमारी बॉडी में बोन सेल है, देखो ये सारी बोन में ना ऐसे जड़ टाइप बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है बोन सेल। अच्छा, बोन सेल का दूसरा नाम क्या है, बोन सेल बोलो, ऑस्टियो सेल। क्या है, अच्छा, किसी किसी का तुमने एक्सरे देखा है, उसमें ठीक से दिखती भी नहीं है बोन्स, तो लोग कहते हैं इसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये जरूर लिम्का पीता रहता होगा या बर्गर, तो उससे उसकी बोन डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वहां तो ऐसे गिरा दे तो हड्डी टूट जाए, या गिर जाए तो हड्डी टूट, तो उससे कहा जाता है गिरो नहीं, संभल के चलो। क्यों, क्योंकि उसकी बोन डेंसिटी कम हो गई है। बोन की डेंसिटी ज़्यादा तभी तो मजबूत हो, और जो मान लो पैक्ड फूड खाता है, फ्रेश फूड नहीं खाता, तो उसकी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में वो गिरेगा तो भी बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। आजकल लोग खेलते हैं उसी में फ्रैक्चर हो जाता है, देखते हो कि नहीं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोज में पोर्स हो गए, छेद हो गए, समझ में आएगा। अगला देखो, नेक्स्ट इज ये फैट सेल हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाएगा, अगला वाला बोल रहे हैं,
ये फैट सेल है। कहाँ पाया जाएगा चंदन? पेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैसा कि चंदन ने बताया करेक्ट कि हमारी स्किन के ठीक नीचे है और ये हमें इंसुलेट करता है। हमारे टेम्परेचर को ये 38 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट रखता है। हम ये इंसुलेट कर रहा है। वैष्णो देवी में चले जाओ बर्फ के बीच में, तब भी बॉडी 38 पे 37 पे है। कौन इसे कर रहा है? एक फैट की लेयर। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारे पसीना निकला उसमें तेल हो? Yes, sir. वो फैट सेल की वजह से ही तो है। तो ऑयल, फेस में से ऑयल निकलता है, कहीं भी ऐसा लगता नहीं ऑयल आ गया। कहाँ से आता है? फैट से। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगर हम आपसे कहें तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। इसमें यहाँ न्यूक्लियस भी है। बिना गलती किए ये सारे फिगर बनाओ और देख के बनाओ। इसका सही बन जाएगा उसके लिए इनाम है। बहुत अच्छा। लर्निंग कर दो, सबके नाम लेबलिंग कर लीजिएगा। कितना बोर्ड में सब बनाना है, कुछ छोटा नहीं। नर्स है, नर्स तो ये देखो ये है। हाँ अच्छा बनाया है। एब्सेंस ऑफ माइंड। ये न्यूरॉन की वजह से है इनका। हाँ बना दो, पेंसिल से बना तो अच्छा ही है। Compound microscope can magnify any small object up to 2000x। 2000 टाइम्स का क्या मतलब है? 2000x लिखने का मतलब है 2000 गुना तक। हमारा वाला सस्ता है तो ये 1200 गुना कर रहा है, लेकिन अच्छा खरीदोगे तो 2000 गुना भी कर सकते, इतना कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इन दिस 2 lenses आर देयर। 2 lenses are there which slide on। किस पे स्लाइड करेंगे? बॉडी ट्यूब। फॉर करेक्ट व्यू, अगर जो सही व्यू चाहिए या फाइनर व्यू, प्रिसाइज व्यू या क्लियर व्यू, तो कोर्स का मतलब रफ होता है क्या? आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं? कोर्स का क्या मतलब होता है? रफ एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट। आप तो लिख लो, कोर्स का मतलब रफ है। सो कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स आर देयर। फाइन एडजस्टमेंट। स्टेज कहाँ होता है उत्कर्ष? स्टेज जिस पे ये स्लाइड डांस कर रही है वो स्टेज है।
तो ये चीज क्या हुई बोलो? Stage. स्टेज। सो ठीक है, नाउ ऑन स्टेज स्लाइड, प्रिपेयर्ड स्लाइड रखनी पड़ेगी, पहले उसे कलर करना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड स्लाइड इस कैप, और इसी स्टेज में नीचे छेद भी बना हुआ है जिससे कि लाइट आ सके। जरा देखो, छेद है Yes. स्टेज के बीच में, छेद है। क्यों छेद है? लाइट ये छेद है ना बीच में, क्यों छेद है? नीचे से लाइट नहीं आएगी और इसी में नहीं दिखेगी, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। सो लाइट के लिए इसमें क्या होगा, इसका एंड लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, किससे? थ्रू कंडेंसर। जो नीचे से लाइट को कंडेंस करके इसमें डाले उसको क्या कहते हैं? कंडेंसर। एंड लाइट फॉल्स ऑन स्टेज। अगर इतना नहीं लिखना चाहें तो थ्रू रिफ्लेक्टिंग मिरर, इसके द्वारा रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये नॉब्स, ये दो नॉब होती हैं, तो एडजस्टमेंट नॉब्स होंगी, ठीक है। सो द कंप्लीट सिस्टम इज नाउ सिक्योर्ड टू ए बेस। ये चीज, हाँ, थ्रू रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग, तो बोलो फॉल्स ऑन स्टेज। इस पर ये जो गिर रही लाइट ये कैसे गिरी? यहाँ से देखो ना, एक मिरर नहीं है, तो बोलो इस स्टेज, ये स्टेज है, ये क्या है? तो स्टेज पे लाइट कहाँ से गिर रही बताओ? नीचे से नहीं आ रही, तो क्या लिखेंगे? द लाइट फॉल्स ऑन स्टेज थ्रू, ये मिरर है, रिफ्लेक्टिंग। बोलो बात समझ आ गई? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको इसका फिगर बना के दे और लेवलिंग कर दो। हाँ समझो, यहाँ देखिए कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वन आई लेंस एंड वन ऑब्जेक्टिव लेंस इज देयर। आई लेंस इज नियर आई, ऑब्जेक्टिव लेंस इज नियर ऑब्जेक्ट। आई लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस कैन स्लाइड इन ए बॉडी ट्यूब। वो किसमें स्लाइड कर सकते हैं? ठीक है। प्रिपेयर्ड स्लाइड इज केप्ट ऑन, किस पे रखी गई है? स्टेज पर। किस पे रखी गई है? जैसे हम लोग इस पे स्टेज पे डांस करते हैं ऐसे स्लाइड रखी जाएगी कि नहीं? एंड लाइट फॉल्स ऑन स्टेज, ठीक है, फ्रॉम ए मिरर, फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग मिरर। दिस कंप्लीट असेंबली इज सिक्योर्ड ऑन बेस। ये सब कुछ किस पे है? बेस। बेस होना चाहिए कि नहीं? बस इतना ही है। अपने मन से भी इतना लिख सकते हो फिगर देख के कि दो ट्यूब, दो लेंस हैं। लेंस तो तुम जानते हो ना, जो बीच में मोटा होता है, तो वैसा ही है। तो देयर आर टू लेंसेस जो कि आपस में ऐसे करते हैं। नोट कर लो इसको। और ये जो दो लेंस हैं ये करीब करीब ऐसे होंगे। ये बीच में मोटे होंगे, देख लो। इसको छू के देखो, क्या ये बीच में मोटा? कागज में देखो क्या बड़ा दिखता है? तो इससे पता चल जाएगा कि लेंस कैसा होगा, कि थिकर होगा बीच में। बीच में मोटा लग रहा है, तो इस तरीके का लेंस होगा। सनलाइट के सामने मत रखना, कागज जल जाएगा। अभी हम पहले से बता रहे हैं, बर्न हो जाएगा। ठीक है, देख लिया? हो गया तो बड़ा दिखता है ना?
तो इस तरीके का ठीक है, और भी छोटा किया जा सकता है, सिक्के की तरह छोटा सा, ऐसे नहीं मोटा होता है नहीं। इतना ही रखो। कल की आपकी क्लास क्या होगी? कल नहीं, टेस्ट कल नहीं होगा। 11 to 12 45। तो हम इसी को आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टेस्ट आपके स्कूल में है ना, तो पहले मुझे कंप्लीट करना है। पेपर जब जा रहा है तो सब लाइट को ही करने से इतनी हीट जाम रही है। कल अगर सुबह हो जाएगा हमारा काम तो शाम के नहीं रखेगा, देखते हैं सुबह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, इसीलिए हमने बड़ी क्लास रखी है, 1 घंटा पे तक। मोशन पूरा रहा है क्या? वहीं तक एक्सीलरेशन तक ही आएगा, पूरा नहीं आएगा ना? नहीं सर, एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा उससे। एक आएगा? हाँ, 2 में से एक आएगा। तो ठीक है, हम उसे करा देंगे कल, अगर ऐसी बात है। गुड इवनिंग सर। जो आएगा हम करा के भेजेंगे आपको। कब तक, कितने दिन? 70 तो बहुत दिन है, कितने दिन लगा? चलो ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो करोगे क्या? सर 8 तारीख के बाद। चलो।